बात तो सबको क्लियर है ही कि मतलब कौन स्टार्ट कर दूं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छा कर दिया, ओके बनने वाले ने कर दिया कर दिया स्टार्ट, ओके। तो एक बात तो सबको क्लियर है ही कि कॉन्करेंसी कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो तो इज लाइक ऑब्वियस। लेकिन अभी दो व्यूज से मतलब हम लोग बात करेंगे। ये बने हैं ऑप्टिमिस्टिक कंट्रोल या पेसिमिस्टिक कंट्रोल, इसका पहले व्यू समझना है कि आखिर ये बने क्यों, ठीक है। तो आई मीन इफ यू लुक एट करंट सिस्टम जितने देखोगे दो तरह के व्यू हैं, या तो पेसिमिस्टिक व्यू है। सो पेसिमिस्टिक व्यू है कि आप ये मान के चल रहे हो, डिजाइन कर रहे हो कि मैक्स ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे एक दूसरे से। हाँ आई मीन यू गॉट द व्यू राइट। पॉइंट क्या है कि हमारा अप्रोच ही ऐसा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के होते ही हैं मैक्सिमम, मेरे सिस्टम ऐसा है। तो तुम पूछ रहे थे कि किस में यूज करेंगे एक्सेट्रा, तो उस केस में मतलब हमारे सिस्टम में पता होगा हमको हमारा सिस्टम कैसा है। अगर उसमें रियली बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन ऐसे हैं कॉन्फ्लिक्ट ही करे जा रहे हैं, एक ही रो पे रीड राइट हो रहा है, तो व्यू हमारा पेसिमिस्टिक बनेगा ही। दूसरा ये है कि और मैक्सिमम सिस्टम्स होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, रियलिटी में जो इन प्रैक्टिस होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक ही होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। इसके एग्जांपल देख सकते हो यार तुम। मान लो पेमेंट सिस्टम है, तो पेमेंट सिस्टम में सपोज करो तुम्हारी थ्रूपुट चल रही है इस समय 10,000 क्यूपीएस चल रही है। व्हाट डू एक्सपेक्ट कि 10,000 में से कितने ट्रांजेक्शन के साथ कॉम्पीट करेंगे एक ही रो को राइट करने के लिए? मतलब एक ही यूजर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ही यूजर के से डेटा ट्रांसफर हो रहा हो, मनी ही कट रहा हो, उसका मनी ही ऐड हो रहा हो, वो रेशियो बहुत कम होगा। लुक एट द प्रैक्टिकल सिस्टम्स। राइट, एक ही होगा, मतलब एक बार में यूजर एक ही ट्रांजेक्शन कर रहा होगा। हाँ भाई, एक बार में यूजर एक ही ट्रांजेक्शन कर रहा होगा, लेकिन इसके एक्सेप्शनल्स हैं कुणाल। वेयर आई मीन यू लुक एट अ सिस्टम, नाउ आई विल टेल यू सिस्टम कि मैं एक प्रोडक्ट पे फ्लैश सेल कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। और यदि मैं एक प्रोडक्ट पे फ्लैश सेल कर रहा हूँ और उसकी इन्वेंट्री में मैनेज करना चाहूँ, नाउ मेरा जितना बिलियंस ऑफ यूजर्स आ रहे हैं ना, मिलियंस ऑफ यूजर्स, वो सब एक ही प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं उस समय, MI4 का वो पर्टिकुलर फोन। ओके अगर बाई चांस मेरी इन्वेंट्री ऐसे मैनेज हो रही है, सपोज एक सिंपल सा एक रो पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अभी मेरे पास 1 मिलियन MI फोन्स हैं। हाँ अब 1 मिलियन मेरे पास हैं, लेकिन जितना मुझे पता है कि इस समय फ्लैश सेल चल रही है, 90% लोग मेरे पास केवल इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आ रहे हैं। मान लो उस रो को मैं अपडेट, तो उसी रो को मैं अपडेट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा बार बार। राइट तो आपके पास एक लाइक यू आर एक्चुअली एबल टू प्रिडिक्ट कि इट हैज टू बी अ पेसिमिस्टिक व्यू। उस समय पेसिमिस्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी यही है कि सबके सब लोग एक ही यूजर पर लॉक लगाने वाले, एक ही रो पर लॉक लगाने वाले हैं, एक ही डेटा आइटम खरीदने वाले हैं। लेकिन वो these are those scenarios। फ्लैश सेल्स का बेस्ट एग्जांपल था। लेकिन बाकी इफ यू सी लाइव रनिंग सिस्टम्स, पेटीएम हो गया, वीपे हो गया, नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गए ई कॉमर्स के, जब फ्लैश सेल नहीं चल रही है, तो उस समय प्रैक्टिकल सिस्टम्स कहते हैं कि इट इज ऑप्टिमिस्टिक। आउट ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ 10,000 ट्रांजेक्शंस, डोंट एक्सपेक्ट मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। ज्यादा रियलिटी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं होते, तो उस केस में हमें ऑप्टिमिस्टिक व्यू यूज करना बेटर है। और अगर व्यू हमारा ऑप्टिमिस्टिक है तो ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल यूज करना बेटर होगा, ठीक है। हमें उसके नीचे थ्रूपुट चार्ट्स पड़े हुए हैं, ऑप्टिमिस्टिक कंट्रोल, पेसिमिस्टिक कंट्रोल के, वो सब देख लेंगे। लेकिन लार्जली ये समझो कि हमारा यूज केस से हमें क्लियर होता है कि कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंड वी कैन जस्ट सिंपली रिमेंबर एग्जांपल्स ऑफ फ्लैश सेल एंड पेटीएम। पेटीएम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ऑप्टिमिस्टिक व्यू एंड फ्लैश सेल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पेसिमिस्टिक व्यू एज ऑफ नाउ। बाकी देखते हैं आगे। तो अच्छा, अब दूसरी बात क्या हुई, तो पेसिमिस्टिक व्यू में वही हुआ कि जो सिंक्रोनाइजेशन स्टेप की शुरुआत है वो बिल्कुल अर्ली स्टार्ट हो गया। आई मीन इवन बिफोर द ट्रांजेक्शन, जैसे ट्रांजेक्शन आया ना, पहले मैं लॉक एक्वायर करता हूँ, उसके बाद ही कुछ करता हूँ। दैट्स करेक्ट राइट?
राइट। तो मेरा व्यू ऐसा हो गया ना कि सिंक्रोनाइजेशन का जो स्टेप है वो ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आई डोंट इवन केयर। ट्रांजैक्शन आया, मैंने पहले लॉक लिया, उसके बाद ही कुछ करूंगा। राइट। ठीक है, तो ये अप्रोच वहां पे ये हुई कि वी इमीडिएटली या एज सुन एज ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स, हम लोग सिंक्रोनाइज करने के लिए अर्ली वी हैव टेकन एक्शन। अर्ली मींस इमीडिएटली वी टेक अ लॉक। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक में क्या है कि हम सिंक्रोनाइजेशन को डिले करते हैं, डिफर करते हैं, ओके। जब तक वो टर्मिनेट ना करने वाली हो ऑलमोस्ट। ओके, तो एग्जांपल दे देता हूं मैं। और तुम भी, इसके एग्जांपल एक्चुअली बहुत सारे थे। जब मैं इसके रियल टाइम सिस्टम देखे जो करंटली यूज कर रहे हैं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड के ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल को रेडिस भी यूज करता है, और इलास्टिक सर्च भी यूज करता है, अपाचे सोलार भी यूज करता है, माइमर एसक्यूएल तो यूज करते ही हैं। तो देयर आर मेनी लाइव एग्जांपल्स व्हिच वी कैन सी। तो देखो फंडा क्या है, लार्जली ये बेसिकली ये मान के चलो, ये 3 फेज लिखे हुए हैं। इफ यू कैन सी दिस, नो, रीड फेज, वैलिडेशन फेज, राइट फेज। ये दिख रहा है क्या? यस। यस। ना, तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेप की बात हुई है। एक हम लोग कहेंगे, एक हमारा रीड फेज है। तो रीड फेज में नाम से समझ में आ रहा होगा कि हमने डेटाबेस से वैल्यूज को रीड कर लिया। हाँ। ठीक है। हाँ। ओसीसी में, या ओसीसी जब भी बोलूं तो मतलब ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल ही समझ लेना। ओसीसी में हमेशा एक बात कीमती है कि एक प्राइवेट वर्क स्पेस होता है जहां पे वैल्यूज टेम्पररी रखी जाती है। मैं क्लियर? क्या प्राइवेट? एक बेसिकली जैसे मैंने डेटाबेस से वैल्यू रीड करी, मैंने रीड फेज में वैल्यूज रीड करी डेटाबेस से, तो आई विल कीप देम इन अ प्राइवेट वर्क स्पेस। एक प्राइवेट वर्क स्पेस होता है, मतलब इट इज सेपरेट फ्रॉम डेटाबेस। देखो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि मैं जब वैल्यू रीड करता हूँ ओसीसी में, तो रीड करके एक अपने ही लोकल वर्क स्पेस में रखता हूँ ओसीसी में, उससे आगे के सारा काम करता हूँ, उसी में राइट करता हूँ प्राइवेट वर्क स्पेस में। बिल्कुल एंड पे मैं चेक करता हूँ कि विच एवर डेटा आई एम गोइंग टू राइट, वहां पे क्या कुछ चेंज तो नहीं हो गया इस दौरान। ओके। नहीं हुआ तो मैं उस प्राइवेट वर्क स्पेस को कमिट कर देता हूं एक्चुअल डेटाबेस में, अदरवाइज अपने ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करके रीस्टार्ट करता हूं। एग्जाम्पल थोड़ा और सिंपल समझते हैं। तो कई तरीके से आप कर सकते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं वर्जन वाला, कि मेरा एक डेटा आइटम था एक्स डेटाबेस में, ठीक है, और डेटा आइटम एक्स का वर्जन था v1। तो यूं समझ लो कि कई सारे तुमने वर्जन डेटाबेस देखे होंगे ना, जब वर्जन रहता है अटैच डेटा से। तो जब डेटा एक्स की वैल्यू मान लो आज 10 है और जब 20 हो जाएगी, तो उसका वर्जन v1 से v2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब मैंने अपने रीड फेज में एक वैल्यू रीड करी, एक्स की 10 थी उस समय, तो मैंने 10 और उसका वर्जन था v1। ठीक है, तो मैंने अपने प्राइवेट वर्क स्पेस में ये लिखा उस ट्रांजैक्शन में, यानी कि x है 10 और इसका वर्जन है v1। इसके बाद इसने बाकी सारी प्रोसेसिंग करी, क्या पता कुछ और रीड राइट किए हों, एटसेट्रा किए हों। नाउ इट कम्स टू द वैलिडेशन फेज। ठीक है, वैलिडेशन फेज में बेसिकली ये मानो कि नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर इट हैज टू टेक अ डिसीजन कि मैं कमिट करूं या इसे अबॉर्ट करूं। ठीक है, कोई लॉक नहीं है, लॉक फ्री आर्किटेक्चर कंप्लीट, कहीं लॉक नहीं लगने वाला। तो जैसे ही वो इस पॉइंट पे आया व्हेन इट हैज टू मेक अ डिसीजन, तो उसने सब कुछ काम कर लिया। ध्यान रखना, अगर उसके ट्रांजैक्शन में 5-6 स्टेप थे, भाई एक ट्रांजैक्शन में 5-6 स्टेप हो सकते हैं ना। यस। हाँ। तो वो 5-6 स्टेप वो कर चुका, सारा काम कर चुका। जब सारा काम कर चुका और कमिट करने जा रहा है, ओनली एट दिस पॉइंट नाउ इट चेक्स कि एक्स का वर्जन मेरे जो प्राइवेट वर्क पे तो पड़ा है v1 मान के मैं चल रहा था, क्या वो v1 है या v2 हो गया। ओके। अगर वो v1 ही है तो इट्स नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट, राइट। गो अहेड एंड कमिट इट। लेकिन यदि वो v2 हो गया, तो हमें अपने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करना होगा। तो इस टाइम पे जब वो चेक करता है कि वो v1 है कि नहीं, इस टाइम पे इट शुड डेफिनेटली टेक अ लॉग ना। हाँ, इस ये टाइम पे मुझे लॉक लॉक लेना पड़ेगा, राइट? आएगा। तो बेसिकली
ये जो इम्प्लीमेंट होता है वो डीबी स्टैक एक्सचेंज में डिटेल्ड भी है, वो एटॉमिक ऑपरेशन होता है। ओके, चेक एंड कमिट आप कह रहे हो एक ही ऑपरेशन है, एटॉमिक है। हाँ, एटॉमिक कैसे होगा सर? रीड एंड राइट है ना? कंडीशनल अपडेट होता है। हाँ, कंडीशनल भाई ऐसा हो सकता है ना, मतलब सोचो कि अपडेट दिस वैल्यू, so update this table, set x is equal to 20 where x was this and if x is equal to v1। कुछ समझ में आ रहा है? आई थिंक लॉक्स पिक्चर में नहीं आ रहे हैं सर, कुणाल सर जो कह रहे हैं लॉक्स तो नहीं ले रहे हैं हम ना, कंडीशनल अपडेट कर रहे हैं, लॉक नहीं ले रहे हैं आई थिंक, राइट? एटॉमिक एक के ऑपरेशन में होगा वो अपडेट, लॉक नहीं हो सकता इसमें। देखो लॉक नहीं है, लॉक नहीं है तो बट जो उस टाइम पे मल्टीपल अपडेट ट्राई नहीं हो सकते सेम टाइम पे अगर लॉक नहीं लगाया तो? सारे लोग वर्जन वाले कर, नहीं मैं कह रहा हूँ जिस टाइम पे चेक हो रहा है उस टाइम पे ये भी तो हो सकता है कि दूसरा ट्रांजेक्शन राइट के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हो या राइट कर रहा हो सेम टाइम पे। तुम कह रहे हो कि अगर मल्टीपल अपडेट्स हो रहे होंगे? हाँ सेम टाइम पे। अच्छा ओके, फंडा ओके। लेकिन यहाँ पे आई थिंक जो ऑप्टिमिस्टिक ये कंट्रोल की मैकेनिज्म है ये मोस्टली एक एंटिटी पे वर्क करे, तो एक एंटिटी पे हमेशा एटॉमिक ऑपरेशन होगा, तो जब भी सर्वर पे जो डीबी वाला सर्वर होगा वहाँ पे सीरियलाइज, मतलब कि आपका सीरियलाइज होंगे ही ऑपरेशन, तो वो एटॉमिक ऑपरेशन होंगे। अब जब पेसिमिस्टिक की बात करते हैं तो मल्टीपल टेबल पे ट्रांजैक्शन लेते हैं, इस रो का डेटा इस रो का डेटा, मतलब टेबल पे या मल्टीपल टेबल की रो इन्वॉल्व होती है, और पेसिमिस्टिक में एंटिटी वाइज करते हैं कि इस एंटिटी का ये वर्जन है। नहीं तो अच्छा, मतलब कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि उस पर्टिकुलर रो पे अभी काम चल रहा है, एक ट्रांजैक्शन ने उसकी वैल्यू को अपने पास रख लिया था, राइट? एंड वर्जन वाज v1। now while updating it will check whether the version is still v1 and if it's yes it will commit its transaction, ठीक है? So now at this point दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो पहला कि what happens if say a transaction T2 has read the value v1 and it has started doing its operation and it will also commit, right? And assuming that the value would not be changed, which will be changed by T1 if T1 commits. So first point. And second point that if there is some other transaction which also has to write at this point of time, then how will you guarantee the ordering? नहीं समझे नहीं बात को। तो वो देखो T1 या T2 कौन कर रहा है, वो तो सेम जो प्रिंसिपल T1 पर लागू होता था वही T2 पर भी लागू होता है भाई। वर्जन जब अगर T1 ने कोई वैल्यू चेंज कर दी, T1 ने वैल्यू x की 30 कर दी और वर्जन चेंज कर दिया और T2 उसे 10 रीड करके आगे बढ़ रहा था, तो जब T2 चेक करने आएगा कि क्या वो 10 ही है या वो ओल्ड वर्जन है, तो वो कहेगा नो लॉन्गर, तब T2 अबॉर्ट हो जाएगा भाई। अगर T1 ने कुछ चीज राइट करी है, ओके गॉट इट, तो T2 अबॉर्ट हो जाएगा। हाँ लेकिन सर राइट फेस पे तो लॉक होगा ना? देखो लॉक तो हम मुझे समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन लॉक तो है ही नहीं, ठीक है? ये तो नहीं सर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से T1 एंड T2 दोनों ने V1 पे रीड किया और दोनों ने अपने ऑपरेशन प्राइवेटली कंप्लीट कर लिए, और जब कमिट की बारी है तो दोनों एक साथ राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, T1 भी T2 भी। तो अगर T1 राइट करने जा रहा तो उस समय T2 राइट नहीं कर सकता ना, वो लॉकिंग तो करो यार। देखो रेस की बात मत करो, जो मान के चलो जो बात चल रही है कि जो है वो एटॉमिक अपडेट है, एटॉमिक अपडेट मान के चलो, राइट? एटॉमिक में थ्रेड भी कॉम्पीट नहीं करती ना, एटॉमिक तो जो जिसने करेगा वो करेगा ही बस उस पॉइंट पे। ये एटॉमिक ऑपरेशन जैसा है, ये इसका कमिट स्टेप इज लाइक एटॉमिक ऑपरेशन, उसमें कॉम्पीट रीड वाला कैसे? जैसे मेरे दो क्वेश्चन था, राइट वाला में आपने कहा कि ठीक है द सेम अप्लाइज टू दैट ट्रांजैक्शन आल्सो, रीड वाले में कैसे प्रिवेंट करोगे आप? जैसे रीड वाले में क्या प्रिवेंट करना है समझाओ। मतलब एक सो v1 को एक ट्रांजैक्शन ने वैल्यू रीड कर ली थी एंड वो कुछ एक्शन लेगा उसके बेसिस पे, बट वो सिर्फ अगर रीड ही कर रहा होता तो रीड कुड बी सक्सेसफुल। हाँ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देखो बस इसमें शॉर्ट सी बात ये है कि वर्जन से समझना ज्यादा इजी है। वैसे लोग इसे दो तरह से इम्प्लीमेंटेड है, ये कहीं वर्जन से कहीं टाइम स्टैम्प से। वर्जन वाला ज्यादा इजी है समझना, इसलिए वर्जन वाला एग्जांपल ले लिया मैंने। तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि सपोज करिए कि आपके अकाउंट में अपडेट हुआ एक, राइट?
ठीक। अभी 5000 से द मनी वेंट टू 6000। अब मुझे चेक करना था कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो जस्ट अ रीड कॉल आई मेड। नाउ इट डिपेंड्स कि सो basically the first transaction T1 which has to update it from 5000 to 6000, that had read the value of 5000 and now is doing the operation and will commit it. So meanwhile if I come and read it, तो उस टाइम पे मेरे को वैल्यू 5000 जाएगी, राइट? सो इज दिस नॉट अ प्रॉब्लम? नहीं, क्योंकि उस समय तक 6000 वैल्यू कमिट ही नहीं हुई ना। दैट शुड बी फाइन। दैट शुड बी फाइन। भाई जब वैल्यू कमिट होगी उसी के बाद तो कहोगे 6000 हुई है। अभी क्या पता वो 6000 वाला ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाए किसी और ट्रांजैक्शन के कारण, तो रीड प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मेन प्रॉब्लम हमारी राइट पे ही होती है। राइट पे हो गया। वो राइट नहीं सर, ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल में रीड एंड राइट भी प्रॉब्लम है। उस केस में भी आपको एक्सक्लूसिव लॉक लेना पड़ता है। रीड इज नॉट अ प्रॉब्लम, रीड एंड राइट कॉम्बिनेशन इज अ प्रॉब्लम। नहीं कौन पेसिमिस्टिक में कहो, ऑप्टिमिस्टिक में तो लॉक का लॉक है कहां लेने के लिए? आप पेसिमिस्टिक की बात कर रहा हूं। हाँ ओके, हाँ ठीक है। तो लार्जली तो अगर पिक्चर देखी जाए लार्जली है सिंपल ही। इस मुझे भी ये डाउट आया था, तुम लोग को आया कि जब बहुत सारे अपडेट होंगे तो क्या, लेकिन सारे जितने भी हमने रिसर्च पेपर देखे हैं सब में एक बात क्लियर है कि ये एटॉमिक अपडेट है और लॉक का नहीं है, फंडा ही नहीं है लॉक का कुछ, ये तो क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बस ये पॉइंट मान के तो मतलब चलना ही होगा कि डेफिनेटली लॉक का फंडा नहीं आने वाला है इसमें कहीं, मतलब वो ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। नहीं अभी क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो। पेसिमिस्टिक लॉकिंग होती है, मतलब मैंने जितना मतलब नो सीक्वल में यूज किया ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, और ये आरडीबीएमएस में भी होता है क्या ये कॉन्सेप्ट ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग? आरडीबीएमएस के लिए चल रहा है सर। ओके, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट? ये आर्किटेक्चर बहुत सारी कंपनीज फॉलो कर रही हैं यार, और पेमेंट्स कंपनी खासकर। सर ये वैली में भी यूज होता था, मुझे याद है, केज में। नहीं तो सर इसमें ये बताओ, सो दिस इज अ कांसेप्ट व्हिच अंडरलाइंग डेटाबेसेस इंप्लीमेंट्स, राइट? या फिर हम लोग अपने लेवल पे ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट में यूज करते हैं? नहीं भाई, ये डेटाबेस इंप्लीमेंट करके देते हैं तो नहीं अब जैसे गिट वाला भी तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। गिट में जो मतलब दोनों दो पार्टी अपना अपना वर्जन ले लेती, जब कमिट करने जाते हैं तो अगर मर जाता है तो वो यूजर को बता देते कि कॉन्फ्लिक्ट आ गया है ना, यू हैव टू रिजॉल्व इट। दैट इज ऑप्टिमिस्टिक कंट्रोल, मतलब ऑप्टिमिस्टिक जब कॉन्फ्लिक्ट आया तो यूजर को हैंडल कर दिया, मतलब डोमेन स्पेसिफिक हो गया। देखो इसमें बताता हूँ तुमको एग्जांपल कि विकी पे देख लोगे तो बहुत सारे एग्जांपल होंगे। ये दिख रहा है पेज क्या? हाँ, तो जैसे मैं गेमिंग में स्पेशली हम लोग जब गेमिंग प्ले करते हैं ना कुणाल, यहाँ पे मैंने अभी गेमिंग पे काम कर रहा हूँ मैं इस समय एक प्रोजेक्ट पे। तो गेम के केस में जब बैटल रूम क्रिएट करते हैं हम लोग, बैटल रूम मतलब जैसे कि भाई लाखों लोग हैं और दो लोग खेलना चाह रहे हैं, कोई लूडो खेलना चाह रहे हैं, दो लोग कोई कुछ खेलना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इफ यू सी नो देयर आर डिफरेंट पीपल प्लेइंग ऑन डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ गेम। ओके भाई एट ए गिवन टाइम मेरे लाख यूजर हैं और सपोज सबके सब लूडो खेलना है, लेकिन हर एक का गेम रूम तो अलग बनना है ना। मतलब टेबल में अगर मैं एंट्री देखूं तो लूडो का गेम का इंस्टेंस अलग अलग है। सपोज लूडो एक क्लास होती तो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस तो अलग अलग है ना सबके लिए। तो इसलिए इट्स आल्सो वेरी गुड एग्जांपल कि लोड इज वेरी हाई, ट्रांजैक्शंस आर वेरी हाई, बट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते एक दूसरे से। एट ए गिवन टाइम यू कैन नॉट बी इन टू रूम्स, आप एक ही गेम प्ले कर पाते हो एक ऐप पे एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम उस केस में काउचडीबी का यूज कर रहे हैं। तो काउचडीबी भी ये मैंने हाईलाइट किया है। काउचडीबी बेसिकली ये ओसीसी इंप्लीमेंट करता है बाय डिफॉल्ट, इंटरनल है इसके अंदर डॉक्यूमेंट रिवीजन के नाम से। ठीक है, अंदर में डॉक्यूमेंट रिवीजन स्टोर होते हैं बेसिकली हर रिकॉर्ड के। तुमने अपाचे सोलर देखा होगा, वो भी सपोर्ट करता है और उसमें अंडरस्कोर वर्जन नाम का फील्ड होता है। ओके, और इलास्टिक सर्च कुणाल तुम जानते हो वो भी सपोर्ट करता है इस चीज को, जिसमें वर्जन एट्रीब्यूट से चलते हो ना तुम लोग लगातार। राइट, हाँ। Even that supports. Now if you go to Redis भी OC सपोर्ट करता है वॉच कमांड के द्वारा। ठीक है, और माइमर एसक्यूएल नाम का DBMS है ना, दिस इज लाइक एंटरप्राइज एडिशन, काफी बड़ी कंपनी यूज कर रही है इसको, ये भी देख सकते हो। ये खुद में इंप्लीमेंट करके देता है आपको ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल, देता ही है बाय डिफॉल्ट। आप लो उनसे, व्हेन यू डू इट विल डू ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल।
ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, रूबी ऑन रेल्स का, जी रेल्स का जीटीएम डेटाबेस है, फायरबर्ड है, ये सब के सब इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो इट्स नॉट दैट वेरी कि नया है और लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके मतलब ये मत सोचना कि ऐसा नया हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसको इंडस्ट्री अभी अडॉप्ट करने को है, ऐसा नहीं है, अडॉप्टेड है। ओके या दैट्स इट अबाउट इट। सो और देखते हैं तुम लोगों के क्वेश्चन के 1 मिनट। अभी तुम लोगों को कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। 1 मिनट। ओके तो ये बात तो क्लियर होगी कि जब इसमें लॉक नहीं है तो डेडलॉक नहीं होंगे, राइट। ठीक है। लेकिन दूसरी, अब हर चीज के केवल एडवांटेज नहीं हो सकती यार, डिसएडवांटेज होगी ही होगी। तो डिसएडवांटेज बहुत क्लियर है कि अगर हमने ऐसा सिस्टम ले लिया जो पेसिमिस्टिक व्यू का है, यानी कि वास्तव में ट्रांजैक्शन कॉन्फ्लिक्ट कर ही रहे हैं लगातार एक ही डेटा पे, तो बहुत सारे रीस्टार्ट हो जाएंगे ट्रांजैक्शन के, है ना। और हो सकता है कि एक ही पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बार बार रीस्टार्ट होता जाए, which is उसको स्टारवेशन हो गया, ये उसके लिए स्टारवेशन हो गया कि उसको एग्जीक्यूट होने का चांस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो जो चॉइस थी वो यही है यार कि यू शुड नो योर सिस्टम के व्हाट रेशियो ऑफ योर ट्रांजैक्शंस आर दैट व्हिच रियली कॉन्फ्लिक्ट सो मच कि दूसरे को चांस ही ना देगा आप एग्जीक्यूट होने को। फ्लैश सेल कुड बी वन एग्जांपल, तो यू शुड अंडरस्टैंड योर यूज केस। लेकिन उस केस में पता है लॉकिंग भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये भी बात क्लियर करते हैं लोग बात कि अगर वास्तव में ही बहुत सारे ट्रांजैक्शन रियली कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट लॉकिंग टू लाइक आउट परफॉर्म और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आने वाली है। वो तो प्रॉब्लम तुम्हें अलग सॉल्व करनी ही पड़ेगी किस तरीके से। ओके हाँ, बट लॉकिंग विल एंश्योर कि आपके ट्रांजैक्शंस आर गोइंग थ्रू डेफिनेटली ना। हाँ इट विल एंश्योर टाइम ज्यादा लगेगा बट गो थ्रू तो करेगा ही, इसमें स्टार्ट कर देगा आपके एक एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन को। यार कोई गारंटी तो नहीं है, जो तुम कह रहे हो गो थ्रू है, टाइम आउट लगा रखा हो मान लो अगर हमने, हाँ टाइम आउट हो सकता है, राइट। और भाई कितनी देर तक एपीआई को वेट कराओगे, 3 सेकंड, और सबके सब एक अपडेट कर रहे हैं तो कुछ तो टाइम आउट तब भी हो ही जाएंगे लॉक। फ्लैश सेल 5 मिनट से ज्यादा चलती भी नहीं है, सब स्टॉक आउट भी होना होता है। हाँ तो फ्लैश सेल इंटरेस्टिंग है, नहीं इसीलिए आई थिंक तुम लोगों ने देखा होगा यार कि फ्लैश सेल का आर्किटेक्चर ही अलग है ना। हाँ इंटरेस्टिंग होगा, उसको देखना चाहिए। नहीं इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है बे, फ्लैश सेल में सबसे ऊपर ये लोग लीकी बकेट आके रखते हैं, लीकी बकेट एल्गोरिथम। हाँ पता है। तो उसमें साला अलाउ ही नहीं करते ना, जितना सिस्टम का थ्रेशोल्ड है बट उससे ज्यादा ये लोग पहले ही बहुत बड़ा डेटाबेस, बहुत सारे शार्ड वार्ड करके लगाते हैं, लेकिन एस्टिमेट करते हैं अपनी कैपेसिटी, उससे ज्यादा आती है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं रिक्वेस्ट को, दे क्यू यू इन सम क्यू। अच्छा, मतलब रिक्वेस्ट पे ही देख लेते हैं, अंदर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने सिस्टम का लोड देखते हैं, लोड बैलेंसर लेवल पे, और उसके बेस पे वो लोग एक लैग इंडिकेटर यूज करते हैं कि भाई अब सारी रिक्वेस्ट अलाउ करूं या थ्रॉटल कर दूं। हम लोग ये जो इम्प्लीमेंट करते थे, जैसे फ्लिपकार्ट में आप चेकआउट करने जाओगे तो पहले आइटम का स्टॉक चेक होता है, उसके बाद फिर रिजर्वेशन हो जाता है, सो दैट स्टॉक इज रिजर्व्ड फॉर द यूजर फॉर एटलीस्ट सम टाइम। तो वहां पे फिर पेसिमिस्टिक कंट्रोल यूज करते हैं। अब फिर ये है कि आदमी ने अगर वास्तव में ऑर्डर नहीं किया और रिजर्व कर दिया स्टॉक तो फिर, हाँ तो फिर वो दोबारा अवेलेबल हो जाता है आफ्टर 10 मिनट्स का, मतलब एक इनिशियल रिजर्वेशन होता है। हाँ इस तरह की अप्रोच कुछ ना कुछ। तो तुम कह रहे हो, दोबारा बोलो क्या बोला तुमने, कि जैसे आदमी आया तो तुम इन्वेंट्री घटा दोगे तुरंत। हाँ राइट। किस स्टेप पे, चेकआउट पे? हाँ जब नहीं किसी आइटम को आपने कार्ट में ऐड किया तो कार्ट में ऐड करते ही घटा दोगे। ओके प्लस इट कुड रिजल्ट इन कि भाई वो ऑर्डर ना किया फाइनली, देन 10 मिनट्स के बाद वो लाइव आ जाएगा है। हाँ अच्छा इसलिए हाँ ये अच्छा, ऐसी कुछ ना कुछ अप्रोच लगानी पड़ेगी यार, क्योंकि वहाँ पे डेटाबेस लेवल पे तो लोड पड़ना ही पड़ना है उस इंस्टेंस पे। फिर उस केस में आई थिंक दीस पीपल की बफर ऑल्सो, कि इन्वेंट्री रखते हैं मान लो 100, तो दे अंडरस्टैंड कि मैं 120 तक ऑनर कर लूंगा। हाँ राइट। ये वेंडर से इनका ऐसा अंडरस्टैंडिंग रहती है उसकी कि भैया थोड़े ऑर्डर ज्यादा आए तो हाउ मच यू कैन मैनेज, वो जितना कहता है उससे थोड़ा सा कम रखते हैं लोग डेटाबेस में, ऐसा भी सुना है मैंने। तो बाद में ऑर्डर कैंसिल भी कर देते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं कि सारा ज्यादा हो गया तो कैंसिल ही कर सकते हैं, दैट हाँ लेकिन वो अप्रोच यूजुअली नहीं लेते हैं, तो इसीलिए पेसिमिस्टिक जाते हैं। अच्छा हाँ इसीलिए आई थिंक पेसिमिस्टिक जाते हैं। तो हम लोग जैसे एक नया फॉर्मेट लॉन्च कर रहे थे, इन्वेंट्री बेस्ड ऑफर, तो उसमें मतलब नजिंग करने के लिए यूजर को कि इस स्टॉक के इतने ही आइटम्स लेफ्ट हैं,
उसके लिए हम लोग ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे कि पहले से ही आपको पता हो कि कितना आइटम लॉक्ड है, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन फ्लैश दोज मैसेजेस कि ओनली थ्री आइटम्स आर लेफ्ट। तो वो मतलब वहां पे मुझे पता चला था कि हम लोग यहाँ पेसिमिस्टिक लॉकिंग यूज करते हैं, पहले वी हैव टू रिजर्व द आइटम बिफोर इट इज एडेड टू कार्ट। ओके ओके, मेक सेंस, बढ़िया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ भाई। हार्ट में तो यही है, लेकिन अब थोड़ा ये देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोगों को कि कुछ बेंचमार्किंग के बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, उनकी बेंचमार्किंग की हुई है उन सब चीज़ों की, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा तुम लोगों को कितना परफॉर्मेंस बेनिफिट है और क्या क्या है। तो लेट्स गो। तो ये जिसको जाना है लिंक सब दे दिए मैंने पेपर में, जा सकता है इस पे परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स पे। लार्जली जो आउटपुट निकलेगा इसका, ये पहला जो ग्राफ है ये 2PL दिख रहा है, ये वाली इमेज दिख रही है क्या? हाँ ओके, सो बेसिकली लेट्स जस्ट लुक के एक्चुअल एडवांटेज रियलाइज तभी होगी जब आपका सिस्टम वास्तव में ट्रांजैक्शन हैवी होगा। रियली व्हेन यू आर सीइंग लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, लॉट ऑफ प्रोसेसर्स इन प्लेस, तब तो ये रेड लाइन देखो दोनों की। तो 2PL में इफ यू सी और ऑप्टिमिस्टिक में यू सी, तो एक डिफरेंस दिखने लगेगा एट हायर लेवल्स के। ऑप्टिमिस्टिक में मान लो जहां 25,000 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, पेसिमिस्टिक में वहां 15,000 थ्रूपुट होगी, ओके करीब करीब करीब। तो ये हमारे पास ऐसे बेंचमार्क्स हैं कि हायर लोड्स पे स्पेशली आपका थ्रूपुट जो है ऑप्टिमिस्टिक से वो बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह यू जस्ट कैन गो थ्रू विच इज ए क्लियर इंडिकेशन के। तो नॉर्मली ये एक नोन फैक्ट है कि इफ यू नो कि अगर तुम्हारे ट्रांजेक्शंस कॉन्फ्लिक्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमिस्टिक की लॉकिंग के ऊपर ही होगी। और दिख रहा होगा तुमको, जस्ट गो थ्रू। ओके, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और पेपर्स वगैरह का लिंक्स हैं इसमें। ये भी एक डायग्राम है, ये भी तुम लोगों को देख सकता है, थोड़ा बड़ा किया है मैंने, ये दिख रहा है क्या? हाँ ये दूसरा रिसर्च पेपर का है। इवन दैट आल्सो टॉक्स अबाउट के हो सकता है शुरू में जब तक तुम्हारा सिस्टम का जो मतलब कैपेसिटी कम है तब तक सब बराबर दिखेंगे, लेकिन जब व्हेन यू आर रियली लाइक ऑन हाई लोड, तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक ट्रायंगल वाली लाइंस है ना, ये बहुत हाई स्कोर करेगा थ्रूपुट में एज कंपेयर टू योर ब्लॉकिंग। ओके, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस दिखता है। और एक और क्या है इंटरमीडिएट रीस्टार्ट, ये क्या अप्रोच है? यार मैं तो स्क्रीनशॉट लिया है ना तो इसमें इमीडिएट रीस्टार्ट मतलब बेसिकली इमीडिएट रीस्टार्ट का मतलब क्या है कि आपने ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल बिना आंख मूंद करके रीस्टार्ट कर दिया, कोई एल्बो नहीं लगाई भाई, ट्रांजैक्शन कॉन्फ्लिक्ट पाया, रीस्टार्ट कर दिया। अभी जो तुमने शायद एक क्वेश्चन और पूछा था कि क्या हम इस एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और देखो ऑप्टिमाइज करने में एक ही चीज सबसे बड़ी है, क्या नंबर ऑफ रीस्टार्ट ट्रांजैक्शंस को हम कम कर सकते हैं या नहीं भाई? हेलो हाँ, पुनः, राइट, हाँ हाँ समझ गया भाई हमने यही कहा ना भाई, इसके देखो दो डाउन साइड दिख रहे होंगे तुमको ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल के। तो पहला तो आज की तारीख में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो स्टोरेज है कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए वर्जन फील्ड के लिए। हाँ, तो आपके पास सिस्टम कैपेसिटी होनी चाहिए, तो दैट्स लाइक गिवन कि आजकल मेमोरी तो चीप है तो वर्जन स्टोर करने में कोई आफत नहीं आ रही। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है, अगर आपके पास ये सब है तो कि आप नंबर ऑफ रीस्टार्ट जो हो रहे हैं ट्रांजेक्शन के उनको मिनिमाइज करने के लिए क्या कुछ कर सकते हो। तो कुछ ऐसे अप्रोच होती हैं जो पहली जो इटरेशन था ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल का, विच वुड से कि इमीडिएटली रीस्टार्ट, हमें नहीं पता ट्रांजेक्शन कॉन्फ्लिक्ट हुआ रिस्टार्ट मार दिया, ये उसका ग्राफ है। और कुछ कहते हैं कि नहीं वी विल ऑप्टिमाइज फॉर दिस, और उसकी ऑप्टिमाइजेशन की अप्रोचेस भी हैं बहुत सारी, नीचे मेंशन की भी है मैंने एक पेपर का लिंक कि इसमें कैसे ऑप्टिमाइज किया है। तो ऑप्टिमिस्टिक का जो बेटर अप्रोच है विच एंश्योर्स कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रीस्टार्ट थोड़े से कम हो, वो उसका ग्राफ ज्यादा बेटर होगा ऑब्वियसली, है ना, थ्रूपुट में वो दिखा रहा है वो। ओके, और ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट दिस इन शॉर्ट, आई कैन डू कवर अप। ओसीसी में दो बात क्लियर होगी होंगी कि
नॉन ब्लॉकिंग है और डेडलॉक फ्री है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसपे कि सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन एल्गो बेस्ड है, जो किस बात पे बेस्ड है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर रहे हैं ना हम लोग, वो बहुत लेट कर रहे हैं, और जब भी कोई काम आप लेट करोगे ना, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी। बात समझे भाई इन जनरल, राइट? नहीं समझ पा रहा क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई चीज लेजी इवेल्युएट करता हूँ, मतलब लेट इवेल्युएट करता हूँ, तो मेरे पास सिस्टम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी उस पॉइंट तक की। अगर मैं पहले ही लॉक ले लूं, पहले ही अपना एक्शन ले लूं, तो मेरे पास केवल उस समय तक की इंफॉर्मेशन है जब तक मैं लॉक ले लिया, मैं ऑलरेडी बिजी हो गया। लेकिन अब मेरा जो एक्चुअल वैलिडेशन है कि मैं कमिट करूं, या डिसीजन है कि कमिट करूं या अबॉर्ट करूं, दैट आई टेक वेरी वेरी लेट। So since I am taking very very late, I have lot of information of other transaction and their states. Right. उसी पे लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, उसी पे आएंगे हम लोग अभी। ओके और ये जो तुम प्रॉब्लम मेंशन कर रहे थे वो यही हो गई। आई कैन जस्ट गो थ्रू के ओसीसी का प्रॉब्लम क्या है कि अननेसेसरी रीस्टार्ट होते हैं अबॉर्टेड ट्रांजैक्शंस के। अननेसेसरी इसलिए बोल रहा है कि इनको अवॉइड किया जा सकता है। ओके और दिस फिनोमिना जो बोला, जैसे तुम बोल रहे थे स्टारवेशन है, उसे क्या स्टारवेशन है, दिस मस्ट बी प्रिवेंटेड। तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जिन्होंने इसको अचीव किया है, ठीक है। और अप्रोच बताता हूँ यार कैसे हुआ, वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझना भी। तो ये क्या करते हैं कि एक न्यू मेथड है जो इस पेपर में प्रेजेंट किया गया था कि यू एडजस्ट द सीरियलाइजेशन ऑर्डर डायनेमिकली। जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, उनमें आप सीरियलाइजेशन ऑर्डर एडजस्ट कर सकते हो। मान लो एक ट्रांजैक्शन में इसका रीड हो रहा है, उसका राइट हो रहा है, इसका रीड उसका राइट, दूसरे ट्रांजैक्शन में इसका रीड उसका राइट, इसका रीड उसका राइट, ऐसे कुछ हो रहा है। तो इट इज पॉसिबल कि नॉर्मल अप्रोच में T1 का रीस्टार्ट होता, लेकिन इफ यू आर एबल टू एडजस्ट देयर एग्जीक्यूशन ऑर्डर, सीरियलाइजेशन ऑर्डर, तो दोनों का रीस्टार्ट कर सकता है। इस पे ही ये बेस्ड है। उसी को ये लोग बोलते हैं OCCDA, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल विद डायनेमिक एडजस्टमेंट। ठीक है, मैं केवल पॉइंटर दे सकता हूँ यार, उसके इम्प्लीमेंटेशन देख एक्चुअली पता नहीं सालाना कितने पेजों में बात की है, 100 पेजों में बात कर रहे हैं इसके लोग। हाँ, और पेपर है वैसे एक्साइटिंग होने के लिए, लेकिन ये है कि ऑप्टिमिस्टिक कंट्रोल में तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि यस देयर इज लाइक देयर इज एन अप्रोच बाय व्हिच वी कैन मिनिमाइज नंबर ऑफ रीस्टार्ट, और वो यही है OCCDA, वही है विद डायनेमिक एडजस्टमेंट। आप और इनका जो ट्रांजैक्शंस के अंडर में जो ऑपरेशंस है उनको आप उनका ऑर्डर एडजस्ट कर सकते हो। तुमने देखा हो तो जावा भी करता है ना, JVM पता है ना कुणाल ये चीज? JVM को ऑप्टिमाइजर अगर आपने कुछ शायद लॉक वॉक नहीं लगाया स्पेशल, तो वो अपना रीअरेंजमेंट कर सकता है। जावा मेमोरी मॉडल बोलते हैं उसके सेट ऑफ रूल्स को, जावा मेमोरी मॉडल करके। करेक्ट, इसलिए कई बार जावा को डिबग करने वाले सिर भी खिंचाने लगते हैं क्या हो गया अचानक से, क्योंकि वो सोचते तो हैं कि 1 2 3 हो जाता है, वो 2 3 1। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच केवल यही फॉलो हो रही है ऑर्डर का अरेंजमेंट, ये बहुत जगह लोग फॉलो किए हुए हैं। तो बेसिकली यही अप्लाइड है यहाँ पे। तो इसमें मैं तुम्हें ग्राफ देख लो यार आइडिया लेने के लिए, इसका फायदा कितना हुआ। तो एक रेशियो निकाला है हमने, मिस रेशियो, मतलब कितने ट्रांजैक्शंस ने अपनी डेडलाइन मिस करी आउट ऑफ गिवन ट्रांजैक्शन। सही है भाई, कितने ट्रांजैक्शन अपनी डेडलाइन मिस करी? सॉरी मेरा काउंट हो गया। हेलो, ओके सर, या हाँ मैं कह रहा हूँ कितने ट्रांजैक्शन डेडलाइन मिस करी आउट ऑफ गिवन ट्रांजैक्शन। सुना लिया था क्या? OCCDA सुना था, नहीं सुना था? हाँ OCCDA सुना था, उसके बाद आप JVM का कुछ पूछ रहे थे तो मेरा पावर कट हो गया। हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे ये ऑर्डर चेंज करने का फंडा इसके लिए नया नहीं है, ये पहली बार कर रहे हैं। JVM भी ऐसा करता है, व्हेन इट एग्जीक्यूट्स जावा मेमोरी मॉडल भी ऑप्टिमाइजर लगाने के लिए ऑर्डर चेंज करता है, स्टेटमेंट्स का ऑर्डर चेंज करता है। ठीक है, तो वो अप्रोच कई जगह फॉलो होती है। तो ये बेसिकली ये ग्राफ दिखा रहा है कि आपके ट्रांजैक्शंस कितने मिस हुए जिन्होंने डेडलाइन मिस करी अपनी, तो वो कम से कम होने चाहिए ना। जितने ट्रांजैक्शन, आपका सिस्टम बेटर तब होगा जब ऐसे ट्रांजैक्शन बहुत कम होंगे जो अपनी डेडलाइन मिस करें या SLA मिस करें। ठीक है, तो उसके लिए देखो कि जो पुरानी अप्रोचेस वर्सेस दिस अप्रोच, व्हेन यू अप्लाई OCC विद डायनेमिक एडजस्टमेंट,
वो ट्रांजेक्शन मिस रेशियो को बहुत कम होता है, काफी सिग्निफिकेंटली फर्क पड़ता है। और बेटर अप्रोच इसको आप इम्प्लीमेंट करते हो जो पूरी सॉलिड लाइन है OCC DATI विच इज डायनेमिक एडजस्टमेंट, और कुछ टाइम का फंडा भी लेके आते हैं लोग, टाइम इंटरवल्स का। तो वो उसको अप्लाई करने पे तो लाइक इट परफॉर्म्स लाइक ए चार्म कि ट्रांजेक्शन मिस रेशियो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो देयर आर अप्रोचेस वी शुड नो कि हम कैसे कर सकते हैं, वो तो अभी मेरे लिए भी जानना पड़ेगा मुझे डिटेल में, लेकिन अप्रोच किस चीज पे बेस्ड है वो मुझे पता है। वो डेफिनेटली इस पे बेस्ड है कि सीरियलाइजेशन ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो तो आप अचीव कर सकते हो, नंबर ऑफ रीस्टार्ट्स कम हो। नंबर ऑफ रीस्टार्ट्स अगर कम होंगे तो ऑब्वियसली आपके जो ट्रांजेक्शन अपनी डेडलाइन मिस करने वाले हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अगेन एन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये देख लेना। और इस पे मैं नहीं जाता, एक IEEE का पूरा पेपर पड़ा हुआ है भाई, पूरा OCC DATI पे, वो उसमें भी आप देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत बेटर होती है। और चेकलिस्ट कब आप चूज करोगे कि आप क्या यूज करो, तो पहला पॉइंट तो दिक्कत नहीं करता आई थिंक कि आपके पास सफिशिएंट IO रिसोर्सेज होने चाहिए कि रो वर्जनिंग हैंडल कर पाओ। भाई आप वर्जनिंग पर रिलाई कर रहे हो पूरा यहाँ पे, तो अगर आपका रिसोर्स ही नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है, तो आप ओवरहेड ऐड कर रहे हो। नहीं तो फिर आप जाओ भाई आगे बढ़ो, इम्प्लीमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बोल रहा है। ठीक है, और और यदि आपका कोड ऐसा है कि इज योर कोड ससेप्टेबल टू डेडलॉक्स, या आप बहुत ज्यादा लॉकिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो कि वेडलॉक आ नहीं रहे हैं ज्यादा और परफॉर्मेंस ठीक चल रही, लॉकिंग से ही कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नॉट ए प्रॉब्लम। बट इफ यू थिंक कि तुम्हारी डेडलॉक काफी हो जा रहे हैं एप्लीकेशन में और लॉन्ग लॉक्स हो रहे हैं, तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू गो फॉर ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, जाना ही चाहिए। वो एक ऐसा यूज केस है जब आप देख बहुत डेडलॉक हो रहे हैं और लॉन्ग लॉक हो जा रहे हैं, तब जब तो जाना ही चाहिए, मतलब उस केस में ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो अभी इस पे तो रिसर्च बहुत है, कुछ लोगों ने हाइब्रिड अप्रोच भी लेके आए भाई, ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक का कॉम्बो भी लेके आए लोग बग मार्केट में। ठीक है, विच दे से कि हम दोनों का बेस्ट लेके आ रहे हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और उस पर रिसर्च चल रही है, दिस इज अंडरगोइंग। ठीक है, यूसेज बता ही दिया है, सब लिंक दिए ही दिए हैं भैया। MySQL क्या करता है, उसके 50 कस्टमर्स हैं, वी पे का भी एक लिंक पड़ा हुआ है, इफ आई कैन ओपन दैट। ये जिस कंपनी की बात कर रहा था, वी पे यूज करती है, अपना एक सिस्टम बनाया है उन्होंने वॉल्स, ये पेमेंट ट्रांजैक्शंस में है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉन्करेंसी कंट्रोल बनाया उन्होंने। ठीक है, तो तुम कुछ लोगों का डाउट हो, आई थिंक शुरू में पूछ रहे थे कि हम लोग ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी लगाते हैं नो सीक्वल टाइप सिस्टम्स में, नहीं, यहाँ पे पूरी OCC की जो बात हो रही है वो स्ट्रिक्ट सीरियलाइजेशन की बात हो रही है, और हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंट सिस्टम्स की, इवेंचुअल कंसिस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ये पेमेंट सिस्टम जैसे, ये ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग क्यों कह रहा है? ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग वाला बोल रहा है यार, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग एक ही बात लिखा है है ना, लाइन में लिखा है इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग ए लॉक एंड ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग वेरीफाइज, तो लॉक नहीं करता है मतलब आइडियली, सेकंड लाइन अगर देखो तो instead of acquiring lock exclusive this what it says कि verifies that there is no other transaction that has modified same resource during the transaction, वो सब इन्होंने अपने ऑप्टिमाइजेशन किए होंगे, जो भी किए होंगे एटसेट्रा। तो बस दिस इज जस्ट टू प्रूव कि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, दिस इज लाइव बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री। क्योंकि कई बार हम लोग सोच रहे थे, मुझे लगा उस दिन के OCC शायद ऐसा है जो पेपर में है तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट इट्स लाइक कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। और बाकी नीचे लिखे हैं तुम्हारे फेवरेट स्टैक जो यूज करते हैं OCC, ये सब यूज किए होगे तुम लोग, इलास्टिकसर्च, सोलार, गूगल का ऐप इंजन, काउचडीबी, रेडिस, डायनामोडीबी, सब में OCC लगा हुआ है परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो इस पे सर मैं थोड़ा सा बोलूं, जो लोग जैसे बोल रहे हैं कि हम इसमें इनबिल्ट है या यूज कैसे करते हैं, तो उसमें ऐसा है सर कि जो कोर डेटाबेस का इंजन होता है, लाइक कि आप RDBMS की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे SQL सर्वर एग्जांपल ले लो या MySQL ले लो, तो हमारे कोर इंजन में चीजें मोस्टली वो पेसिमिस्टिक बेस्ड ही होती है, लाइक कि आप सिंपल एक ट्रांजेक्शन फायर करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट पेसिमिस्टिक अप्रोच यूज करता है, क्योंकि वहां पे उसका वैसे ही डिजाइन होता है। जो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग है उसके लिए
डेटाबेस इंजन आपको सपोर्ट करता है, लाइक कि आपकी वर्जनिंग वो बना के देगा, और वो उसके लिए आपको डिफरेंट थोड़े से सेटिंग्स यूज करनी पड़ती है, जिसको हम आइसोलेशन लेवल्स बोलते हैं। तो लाइक कि ये दोनों में होता है। आइसोलेशन लेवल्स दो ऐसे होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक के लिए ही बनाए गए हैं, यहाँ पे ऐसे कहो तो, क्योंकि दो मतलब रीड कमिटेड और स्नैपशॉट आइसोलेशन लेवल्स होते हैं। उनको जैसे आप टर्न ऑन कर देते हो डेटाबेस सेटिंग लेवल पे, तो वो आपकी वर्जनिंग बना के रखने लगते हैं रोज की, हर एक रोज की वर्जनिंग बनी रहती है सिस्टम में। आई मीन तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि टाइम स्टैम्प यूज करता है या वर्जनिंग यूज करता है, बट वो हाँ, उसको सपोर्ट करने के लिए आइसोलेशन लेवल्स आप डीबी लेवल पे सेट करते हो। फिर उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक को यूज करने के लिए अब होता क्या है कि वो एप्लीकेशन के हाथ में होता है कि उसे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यूज करनी है कि नहीं। तो आप SQL सर्वर का एग्जांपल लो, तो वहाँ पे ADO.NET होता है कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन के थ्रू, है ना। तो ADO.NET पूरा आपको सेट ऑफ मेथड्स, ऑब्जेक्ट क्लासेस, ये सब प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू आप कनेक्शन क्रिएट करते हो और क्वेरी फायर करते हो रन टाइम पे। उसके बाद जैसे कि हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड भी है, कुछ जगह होता क्या है, जैसे आपने कॉलेज लेवल में पढ़ा भी होगा कि न्यू SQL एडाप्टर और ऐसे ऐसे करके बनाते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो ऑब्जेक्ट के पास मेथड्स होते हैं। वो क्या करते हो आप, जैसे सिर्फ ये चेक करना चाहते हो कि जो क्वेरी फायर करी है या जो रो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपकी किसी और ट्रांजेक्शन से अफेक्टेड है कि नहीं। तो वो डॉट ओरिजिनल करके आप चेक कर सकते हो एट द एंड ऑफ जब आपका वो है रिटर्न करने वाला है। तो ये मतलब कहने का मतलब ADO.NET सपोर्ट करता है और आपको फ्री हैंड देता है कि वेदर यू वांट टू यूज इट OCC और नॉट, ऐसे करके। ऐसे MySQL में भी कुछ है क्या यार? MySQL जो नॉर्मल अपना है उसमें भी कुछ? सर अब उसमें एडाप्टर होगा, पता नहीं, मतलब एप्लीकेशन लेवल्स पे ये चीजें ना डेटाबेस फ्री हैंड देता है एप्लीकेशन डेवलपर्स को OCC यूज करने के लिए। इनसाइड उसके पास ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप उसको टर्न ऑन कर दोगे और हर ट्रांजेक्शन OCC फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होता। बट MySQL में आइसोलेशन लेवल्स तो होते हैं, जैसे रीड अनकमिटेड। नहीं, आइसोलेशन लेवल्स बताया ना, आइसोलेशन लेवल्स आपकी वर्जनिंग के लिए आपने टर्न ऑन कर दिया। देखो उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व है ना। जब आप स्नैपशॉट ऑन कर देते हो तो स्नैपशॉट आइसोलेशन लेवल्स हर रो के लिए एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड रखना शुरू कर देता है, या वर्जनिंग के लिए कुछ डिफरेंट जगह स्टोर करना शुरू कर देता है। तो ऑफ कोर्स आपकी साइज भी बढ़ जाती है स्टोरेज की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डेटाबेस इंजन लेवल पे आपको सपोर्ट करने के लिए चीजें हैं, बट आपके पास ये फिजिबिलिटी है या जो भी है, आप एज एप्लीकेशन डेवलपर उसको कैसे यूज करते हो, आप अपने ट्रांजैक्शंस को OCC एनफोर्स करवाते हो या फॉलो करवाते हो, वो आपके ऊपर होता है। ऐसे होता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है ब्रिजेश, फॉलो कराना नहीं? ये आप आप अपने सिस्टम को समझते हो ना। आप जैसे सर ने इतना सारा बताया कि भाई OCC कब हेल्पफुल है कब नहीं है, तो मतलब कह रहे हो कि MySQL में कोई कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम लोग अनेबल कर दें तो वो OCC फॉलो करने लग जाएगा? नहीं, वो वर्जनिंग के लिए वर्जनिंग करना शुरू कर देगा। उस वर्जनिंग को तुम्हें कैसे यूज करना, वो लॉजिक तुम्हें एप्लीकेशन लेयर पे या डेटा एडाप्टर पे लिखना होगा। अगर आपके पास एडाप्टर ऑलरेडी है दैट इज यूजफुल, इफ नहीं है तो आई थिंक कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। अगर वो है फिर उसको आप यूज कर सकते हो। मतलब ये एप्लीकेशन लेयर पे डिपेंड करता है कि वो यूज करना है। डेटाबेस जस्ट प्रोवाइड कर देगा कि हम तुम्हें स्नैपशॉट या वो वर्जनिंग दे रहे हैं। इसी में मैं ऐड कर सकता हूँ कि जो जो ऐसे फ्रेमवर्क आते हैं जैसे कि वेब फ्रेमवर्क्स है ना, जांगो वगैरह, उनका अपना ORM रहता है, राइट। तो जैसे Grails है, Grails रूबी ऑन रेल्स का कुछ है, उसमें तो बाय डिफॉल्ट OCC का कन्वेंशन है। तो और रूबी ऑन रेल्स में भी एक API है OCC के लिए, ठीक है। ये रूबी ऑन रेल्स हम लोग वहाँ क्विकवेल में यूज किए थे, रूबी ऑन रेल्स प्रोजेक्ट था वहाँ पे, और यहाँ पे भी ये मेंशन्ड है। तो आई थिंक कुछ जो वेब के जो स्केलेटन फ्रेमवर्क्स होते हैं, जो भी मतलब वहाँ पे ORM लेवल पे भी सपोर्ट, जो हमें ना लिखनी पड़े एप्लीकेशन पे, वो खुद लिख के देते हैं, ऐसी सपोर्ट आई सब में होगी कुछ ना कुछ। अगर Grails दे रहा है, रूबी ऑन रेल्स दे रहा है, तो जांगो को देना चाहिए, तुम्हारे स्प्रिंग बूट को भी देना चाहिए, मुझे लग रहा है ऐसा। मे बी वी कैन जस्ट फाइंड आउट कि स्प्रिंग देते नहीं देते। आई थिंक कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क से तो देते होंगे। सही है, बस तो डॉक्यूमेंट शेयर भी कर देना। अच्छा, ये शेयर कर, ये एक मिनट, शेयर विद एवरीवन कैसे, एक मिनट ओके सर लिंक वाला कर दो कि एनीवन विद द लिंक कैन एक्सेस, एनीवन विद द लिंक कैन। अभी तो व्यू रखते हैं, चलिए कॉपी लिंक और
कोई एक ऐसी जगह बना रहे हो ना जहाँ पे एक साथ स्टोर होंगे डॉक्यूमेंट, भाई 30 दिन बाद सारे वीडियो ऑडियो उड़ जाएंगे, ये सब पता है ना यहाँ से। हाँ वो ब्रिजेश देख रहा है। हाँ मैंने कहा तो डाउनलोड की भाई, लेकिन एक बनाना है ड्राइव, उस पे सबको सारी वीडियोस डालनी है तो हाँ वो YouTube पे डालते हैं ना, ड्राइव ज्यादा, जो ड्राइव वाला खो जाता है, YouTube इज बेटर। और ऊपर से ये तो जो आप डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, तो मैंने एक मास्टर शीट बनाया हुआ है, उसमें मैं टैग कर देता हूँ सबको के अगेंस्ट, टॉपिक के अगेंस्ट। हाँ मैं भी लिंक पे लिंक कर दूँ, जो भी करना है। हाँ पर रहने चाहिए, वो तो कर लेंगे। ठीक है सही है भाई, शॉर्टेस्ट सेशन हो गया आज हमारा, पता है 50 मिनट्स में क्लोज, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है इस बारे में। या एक्चुअली आपने सर डॉक्यूमेंट बना दिया ना, बहुत अच्छी अप्रोच रहती है, उसमें मोस्टली चीजें कवर हो जाती हैं। नहीं मैंने कुणाल के क्वेश्चंस देखे तो मैंने कहा बेंचमार्क, साला बेंचमार्क में सेटअप तो नहीं कर पाऊंगा ये सब चीजें लोकल सिस्टम में। पेपर R&D पेपर पड़े हुए हैं बहुत सारे यार IEEE वगैरह पे, तो उन्होंने लिखा किया हुआ बेंचमार्क, उन्होंने उठा लो उनका बेंचमार्क, थोड़ा आइडिया तो मिल ही जाता है। सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक किसका है भाई? नेक्स्ट टॉपिक एक ब्रिजेश का पेंडिंग है अभी, जो पहले से डिसाइडेड है। तो हाँ। ब्रिजेश को प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देना है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पे। अरे वाह भाई वाह, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन, चलो सही है। कब दे दो ब्रिजेश? चलो सब बताते हैं। कल मेरा होने वाला था, लेकिन कल मैं नहीं कर पाया क्योंकि अभी एक आध गैप तो रखो, सही रहेगा। चलो ठीक है भाई, अब आज एंजॉय करो फिर। चलो कुछ क्वेश्चन हो तो इसमें ऐड कर दो, आंसर ढूंढ के टाइप करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय।